अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। राजनीति में लगभग एक दशक पूरा करने के बावजूद आज भी राहुल गांधी वही खड़े हैं जहां से उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। यूपी और बिहार जैसे राज्यों में जहां पार्टी को उम्मीद थी कि राहुल गांधी अपना प्रभाव दिखाने में कामयाब हो जाएंगे, वहां वो पूरी तरह से फेल साबित हुए। देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी कांग्रेस इस समय बुरे दौर से गुजर रही है। एक तो यूपीए 2 में एक साथ ढेर सारे घोटाले सामने आए, महंगाई बेतहाशा बढ़ती गई, सरकार तारीख पर तारीख देती गई, पर हुआ कुछ भी नहीं। देश में अभी सोनिया मनमोहन मॉडल काम कर रहा है। ऐसे में राहुल ने अपना विजन देश के सामने पेश किया। राहुल का विजन मनमोहक और आकर्षक है। ज्ञानी राहुल समाज के आखिरी पायदान पर खड़े उस शख्स के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इस विजन की राह पर देश आखिर चलेगा कब? नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज न्यूज लाइन में बात करेंगे राहुल के नुस्खों की। तो 2014 में यूपीए को हैट्रिक दिलाने के लिए राहुल गांधी दिलो जान से लगे हुए हैं। उपाध्यक्ष बनने के बाद तो वो और भी सक्रिय हो गए हैं। राहुल कथावाचक की तरह आए और देश के विकास के लिए कई कहानियां सुना डाली। ये करना है, वो करना है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि आखिर क्यों 9 साल में कांग्रेस ये काम नहीं कर पाई। ये 2 तस्वीरें हैं सीआईआई के सालाना समारोह की, जहां पहले दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश की समस्याओं से रूबरू कराया, लेकिन समस्याओं के समाधान की तरफ गौर नहीं फरमाया। दूसरी तस्वीर है राहुल गांधी की, जिन्होंने कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उद्योगपतियों को संबोधित किया। करीब 45 मिनट के भाषण में राहुल गांधी कई मुद्दों पर बोले। अपने भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने उद्योगपतियों की तारीफ से की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत ने ही देश को बदला है। And it's an honor for me to be here because as this energy moves from India and goes abroad, you are the cutting edge. You are the people on the first line, and you are the people who are our ambassadors. You are the people who tell the world what this energy is about. राहुल गांधी ने हमेशा की तरह इस बार भी युवा राग अलापा। राहुल ने कहा कि देश का युवा संघर्ष के बीच भी आशावादी बना है। राहुल ने कहा, हमें ढांचेगत सुधार के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। You are the people who are going to take the lead for the creation of jobs. What we have to do, what the government has to do, is we have to improve the playing field and create an impartial, professional and rules-based government system. I've spoken to you about what we need to do to nurture this movement of people. I'd also like to tell you about what I feel threatens this movement of people. What is it that we should worry about? What are the things that can go wrong? Lack of infrastructure is clearly one. Lack of knowledge infrastructure is another one. But for me, the biggest danger is excluding people. राहुल ने पुरानी पड़ चुकी शिक्षा व्यवस्था के बदलाव की वकालत करते हुए कहा कि हमारे देश में बुनियादी शिक्षा की कमी है। शिक्षा को बाजार से जोड़ने का भी मसला राहुल ने उठाया।
महिलाओं, गरीबों और दलितों को साथ लेकर चलने की वकालत करते हुए राहुल ने कहा कि देश के समग्र विकास के लिए लोकतंत्र में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। भाषण के दौरान राहुल केंद्र की यूपीए सरकार की पीठ थपथपाना भी नहीं भूले। India cannot go forward without partnership, without working together. The poor are one component of our country. Business is another component. The middle class is a third component. We have to work with all these components. It's not good enough to say, listen, the poor are important. It's not good enough to say business is important. It's not good enough to say middle class is important or the powerful are important. This country is only going to move forward if we stitch together a coalition where we are all working together. And you're critical to that. यूपीए को विकास का रास्ता दिखाने वाली सरकार बताते हुए राहुल ने सीधे तौर पर न सही लेकिन इशारों में मोदी पर निशाना साधा। पीएम मनमोहन का भाषण और राहुल गांधी के भाषण में भले ही मुद्दे अलग अलग रहे हों, लेकिन भाषण का सार एक ही था। पीएम ने भी समस्याओं से दो चार कराया, लेकिन समाधान कैसे होगा बताना भूल गए। ठीक उसी तरह राहुल ने देश की जरूरतों को गिनाया, लेकिन जरूरतें पूरी कैसे होंगी इस तरफ नजर इनायत करना शायद भूल गए। सीआईआई के सेमिनार में राहुल गांधी करीबन 1 घंटे तक बोलते रहे और कहीं न कहीं राहुल के इस भाषण से उनकी सरकार की कमियां ही उजागर हुई। वहीं बीजेपी ने तो राहुल के इस भाषण को दिशाहीन कह दिया और उन्हें नसीहत दे दी कि अगर उन्हें देश की स्थिति का इतना ही अंदाजा है तो उनकी सरकार पिछले 9 सालों से क्या कर रही है। ऐसे में गुजरात के नरेंद्र मोदी मॉडल की जो हमेशा से चर्चा होती आ रही है, वहीं राहुल ने भी आज अपना मॉडल दे दिया। अब देखना यह होगा कि 2014 या उससे पहले होने वाले चुनावों के लिए इन दोनों मॉडल में से आम जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है। कैमरामैन दीपक चौबे के साथ अरुण धांटा, चैनल 1 दिल्ली। बिल्कुल, हम बात करें कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, हम बात कर रहे हैं उनके 1 घंटे चले भाषण की और जिस तरीके से उन्होंने नुस्खे दिए हैं, जो बातें कही हैं, इससे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता एसके पुरी साहब। पुरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे चैनल न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी और साथ ही साथ हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 1 घंटे की अपनी स्पीच में राहुल देश का दर्द तो बता पाए, लेकिन इस दर्द को दूर करने के लिए दवा कहां है, कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाए, इस सवाल का शायद जवाब नहीं दे पाए राहुल। क्या कहेंगे आप? नहीं नेहा, देखिए इस पूरे भाषण में आप बहुत अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो कि एक वुड बी प्राइम मिनिस्टर जिसके तौर पर कि अगले प्रधानमंत्री के तौर पर हम जिसे पेश किया जा रहा हो आज के कांग्रेस के लोगों को, और या अगर यूपीए सरकार बनती है तो इसमें एक भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर अगर राहुल गांधी को पेश किया जा रहा है और वो अगर इस तरह का इमेच्योर भाषण देते हैं जो बहुत जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत कई बार बचकाना लगा। आपने एक कथावाचक की बात की, कई उन्होंने जो कथाएं सुनाई वो कोई नई कथाएं नहीं थी। इस पूरे भाषण में उन्होंने बहुत सारी चीजों की बात की, लेकिन वो महात्मा गांधी को भूल गए जिन्होंने ग्राम रोजगार और स्वरोजगार की बातें की थी। उस पर उन्होंने कुछ चर्चा नहीं, गांव की बातें की, गांव के प्रधान को बहुत सारे यानी उनको अधिकार देने की बात कही, लेकिन गांधी जी ने जिन चीजों को जोर दिया था कि ग्राम रोजगार, ग्राम स्वरोजगार, उस पर बात नहीं की उन्होंने। जो कि एफडीआई वो लेके आ रहे हैं, इसलिए वो ग्राम रोजगार पे बात नहीं कर सकते क्योंकि उससे उनका हित टकराते हैं। तो इसी तरह की कई और बातें हैं जो उन्होंने की। हालांकि ठीक है, शुरुआत जब उन्होंने किया और गंगा यमुना से जब शुरुआत की उन्होंने कि गंगा यमुना की बात की और अपनी संस्कृति की बात को कि पूरे विश्व में हमारी संस्कृति से ने किस तरह से पूरे विश्व को ऊर्जा दी, इस पर बात की। और कई बार बीच बीच में जरूर उन्होंने चमक दिखाई, कुछ उम्मीदें बंधाई, लेकिन इस पूरे अगर 1 घंटे की बातचीत को देखा जाए तो वो एक सरकार के या एक कांग्रेस जो जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही उसके नेता के तौर पे कम किसी विपक्ष के नेता के तौर पे उन्होंने बातें ज्यादा। बिल्कुल, पुरी साहब क्या कहेंगे आप? जो मलिक साहब ने जो बातें कही ये उचित नहीं है। देखिए, 1 घंटे के अपने स्पीच में राहुल जी ने पूरी अपनी बेबाक इस देश की क्या हालात है, कैसे होना चाहिए, बेबाक रखा उन्होंने। रह गई बात, उन्होंने जो बात कही कि सबको लेकर के चलने की, भारतीय जनता पार्टी का मैंने सुना मोदी जोड़ देते हैं। देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पहले भी कहा जाता था
और ये भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। विभिन्न भाषा भाषी रूप रंग क्षेत्र के लोग जुड़ करके हमारी एकता अखंडता सहिष्णुता बनती है। और कोई भी गुलदस्ता एक फूल से नहीं बनता है, नाना प्रकार के फूलों को सजाकर फिर गुलदस्ता तैयार की जाती है। उन्होंने यही बात कही है, मैं सबसे देश नहीं बनता है, हमसे बनता है। हम माने तमाम भारत के लोग जो विभिन्नताओं में एकता का देश कहते हैं, ये सदियों पुरानी बात है। ये तो हमें ही मालूम है। तो आज हमने सुना जो जोड़ा जाता है, राहुल जी ने बहुत बेबाकी से बात कही। आज ये युवाओं का देश है, युवा शक्ति। गांधी जी के जमाने में उस समय भी जब 1947 के रिवोल्यूशन आया, युवा ने ही एक शक्ति अपना पावर लगाया, देश को आजादी दिलाया। उसी बात को उन्होंने कहा कि युवाओं का देश है और युवा शक्ति एक संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने शिक्षा की बात कही। देखिए वो देश में हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, तमाम देश की स्थिति को रखा, यहाँ राजनीति से नहीं जुड़ा। पुरी साहब, चलिए पुरी साहब, आपने बहुत सारी चीजें बोली हैं। आपने पहले बोला कि राहुल गांधी ने बेबाकी से बोला। बेबाकी किस चीज के लिए आप कह रहे हैं? बेबाकी किस चीज के लिए कह रहे हैं? बेबाकी यहाँ बोले दीजिए, बेबाकी आप इस चीज के लिए बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ने मैं की नहीं बल्कि हम की परिभाषा दी, ये हम सबको मालूम है। राहुल गांधी ने बेबाकी ये दिखाई कि 9 सालों में सत्ता रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाए, अपनी सरकार की कमियां, उनकी नाकामियों को वो उजागर करते रहे। क्या ये बेबाकी है? बैसर जी एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा। देखिए बेबाकी का मेरा मतलब ये है कि राहुल जी बहुत सेंसिटिव तरीके से देश की जनता की हर बात को रखते हैं और हमारी सरकार पर दबाव डालते हुए इंप्लीमेंट होती है। चाहे वो किसान सेक्टर का बात हो या श्रम सेक्टर का बात हो या महिला सेक्टर की बात हो या विधवा की बात हो या बुजुर्गों की बात है, हर सेक्टर की। बेबाकी का मेरा मतलब ये नहीं है। राहुल जी ने हर सेक्टर को पूरी ओपन माइंड से भारत की बात कही और रात दिन सरकार पर था, क्योंकि जब से उपाध्यक्ष बने हैं पूरी भारत में भ्रमण करते हैं और बेहतरीन सेवा कैसे भारत की जनता को दी जा सकती है सत्ता में रहते हुए लोग यानी कि ये सारी चीजें कह के राहुल गांधी और 5 सालों का वक्त मांगना चाहते हैं। नहीं, किस बात का काम कर रहे हैं पुरी साहब, लेकिन उन्होंने महंगाई को एड्रेस नहीं किया, भ्रष्टाचार को एड्रेस नहीं किया, शिक्षा को बाजार में आप कितना बदलेंगे? आप शिक्षा को बाजार में कितना बदलेंगे? आज तो बाजारी और भ्रष्टाचार को प्राथमिकता रखेंगे। महंगाई को तो बात ही नहीं की। सबसे बड़ी बात है कि अपने भाषण में 1 घंटे के भाषण में वो सपने तो दिखाते रहे, कहानियां तो सुनाते रहे, लेकिन कैसे उन चीजों को पूरा किया जाए, कैसे वो सपने पूरे किए जाएं, इसे लेकर कोई जवाब नहीं दे पाए। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। तीन लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम
आज संडे है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। तो ब्रेक के बाद न्यूज लाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के नुस्खों की, उनके 1 घंटे चले भाषण की। और फिलहाल तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ पुरी साहब बने हुए हैं, मलिक साहब बने हुए हैं, अग्निमा दुबे जी भी बनी हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय जुड़े हैं बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता जी। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत चलवन न्यूज में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे जेडीयू नेता वशिष्ठ नारायण जी। वशिष्ठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहां पर विजेंद्र जी के पास जाना चाहूंगी। विजेंद्र जी, ब्रेक से पहले जाने से पहले जब चर्चा हो रही थी तो यहां पर पुरी साहब कह रहे थे कि बेबाकी से बोले राहुल गांधी। बेबाकी किस चीज को लेकर कहा जाए? उनकी कहानियों को कहने के लिए, उनके सपने दिखाने को लेकर, या दर्द तो बता दिया, दवा नहीं बताई, तो इन चीजों को क्या बेबाकी कहेंगे या फिर ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं सरकार अभी भी पूरी तरह से नाकाम ही दिख रही है? दर्द और तमाम सारी चीजें जनता को मालूम है कि उसकी क्या दिक्कतें हैं, लेकिन दूर कैसे किया जाए, कौन बताएगा उसे? मैं ये कहूँगा कि बेबाकी से नहीं बोले जी। बड़ा भारी कंफ्यूजन नजर आया और मैंने भी पूरे भाषण के तथ्यों को समझा है और जानने की कोशिश की कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। मुझे इसमें लगा कि जिस पार्टी की 10 साल 9 साल हो गए हैं सरकार है, वो कौन से सपने बेच रहे हैं? सपने पूरे करने का तो 9 साल का समय आपको मिला था, बिल्कुल। आपने उसमें क्या किया? जी। और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस लेवल का था कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो आज क्रिएट हो रहा है राहुल गांधी को लेकर के, उसमें वो काफी उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने का अर्थ ये है कि उनको अपनी एक आइडेंटिटी का क्राइसिस, जो लोगों के बीच में एक मैसेज आ रहा है कि राहुल गांधी इमेच्योर है, वो बात उनमें नहीं है और कांग्रेस खुद बैकफुट पर जा रही है कि उनको प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए घोषित किया जाए कि ना किया जाए। तो उनके भाषण में उसका वजन उनके ऊपर साफ नजर आया। बिल्कुल। और दूसरा, इस पूरे भाषण में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था कि उस पूरी दुविधा से बाहर आने के लिए अपने आप को दिखाना है कि मेरे पास एक विजन है, मैं कुछ कर सकता हूं, कह सकता हूं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये कंफ्यूजन से भरा हुआ, विरोधाभासों से भरा हुआ भाषण था। इसमें राहुल को शायद जो मैच्योरिटी लेवल दिखाने की कोशिश की, उसमें से और ज्यादा इमेच्योर वो नजर आए सीधे तौर पर। बिल्कुल। वशिष्ठ जी भी हमारे साथ है। वशिष्ठ जी, क्या राहुल गांधी अपने स्पीच में देश की कमियों को उजागर करते दिखे या फिर अपनी ही पार्टी की कमियों को उजागर करते दिख रहे थे? क्या कहेंगे आप, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? हमको तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का हो रहा है जी कि आज चैनल पर इस पर भी डिबेट चल रहा है कि राहुल गांधी ने क्या बोला। जी। निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग उनको प्रोजेक्ट करने में लगे हैं जी कि उनकी तस्वीर और आकृति, राजनीतिक आकृति इस ढंग की देश में दिखाई जाए जी कि उनके वो दिखाई पड़े कि समस्याओं की भी जानकारी है देश की जी, उनको मैच्योरिटी भी है और कांग्रेस को एक नया नेतृत्व भी दे सकते हैं, जिसके क्राइसिस में कांग्रेस अभी गुजर रही है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन बातों की चर्चा किया है उसके लिए जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, जिम्मेवार तो वही है, वही हुकूमत है जिसने लंबे काल तक देश में शासन करने का काम किया। बिल्कुल। अभी तक कुछ अवधि की बात छोड़ दीजिए तो इस देश में हुकूमत कांग्रेस की रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व से लेकर जी और मनमोहन सिंह के आज तक नेतृत्व को
तक हुकूमत तो देश में कांग्रेस के हाथ में रही। बिल्कुल बिल्कुल। फिर समस्याओं की चर्चा यदि इस ढंग से करते हैं तो एक बड़ा हास्यास्पद स्थिति लगती जी कि देश को आपने चलाया किस ढंग से। बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने यहाँ पर वशिष्ठ साहब कहा है कि इतनी समस्याएं थी, इतनी दिक्कतें थी, तो आपने इन 9 सालों में क्या किया, और जो इससे पहले जो तमाम सालों में आपने राज किया है उसमें आपने करके क्या दिखाया है। हमारे साथ अग्निमा जी भी है। अग्निमा जी, यही सवाल बार बार घूम के आ रहा है कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बदलने की बातें तो करते हैं, लेकिन बदलेगा कौन? जो सत्ता में होता है उसी के हाथ में चाबी होती है, उसी के हाथ में ताकत होती है, लेकिन अगर वही अपने आप को बेसहारा और अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे कि वो असहाय है, तो फिर कौन बदलेगा देश की तस्वीर? हाँ बिल्कुल नेहा, जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं और जो उनके भाषण के बाद सवाल उठ रहा है, ये स्वाभाविक है कि बदलाव कौन करेगा, इसका जवाब वो नहीं देते। बदलाव क्यों नहीं हो रहा, इसका जवाब वो देते नहीं है। बदलाव कब होगा, इसका भी जवाब उनके पास नहीं है। और एक तरफ वो कहते हैं कि अकेला मैं कुछ कर नहीं सकता। शायद राहुल गांधी जी अगर थोड़ा सा ध्यान दें इतिहास पे या करें तो एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। अगर इसी देश में महात्मा गांधी हुए, अगर हम बाहर की बात करें तो मार्टिन लूथर, ऐसे लोग रहे हैं जो कि अकेले अपने दम पे उन्होंने बड़े बड़े बदलाव कर दी हैं समाज के अंदर। तो राहुल गांधी का ये कहना कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, साथ होना चाहिए, लेकिन एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है नेहा कि जो दिखाता है रास्ता। तो यहाँ तो राहुल गांधी ऐसा लग रहा है कि खुद ही बैकफुट पे जा रहे हैं, इस पूरी स्पीच से उनका लगता है ऐसा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ छोटा सा पुरी साहब, जिस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है कि विजन राहुल गांधी का है, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी यहाँ अपनी पार्टी की कमियों को तो दिखा ही रहे हैं, भले ही आप कहें कि देश की कमियां हैं, पार्टी की कमियों को दिखा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश करें कि 2014 में जब जनता के बीच जाए तो हम बताएं कि हम अकेले क्या कर सकते हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन हमें शायद करने का मौका नहीं मिला, करने का मौका मिला लेकिन हम कर नहीं पाए। तो क्या जनता के बीच ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, अपनी अपनी नजरिया है, बड़ी उपहास की बात है। अभी वशिष्ठ नारायण जी ने कहा कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जाता है। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, कभी होनहार को प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और जहां पर जिनकी दादी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, एक बात बताता हूं, शहादत दे चुक करके, और जो आदमी उंगली पकड़कर रात दिन उस घर से और पूरी भारत की विजन को देख रहा है, राजनीति को देख रहा, तो प्रोजेक्ट करने की बात भारतीय जनता पार्टी में आती है, जेडीयू में आती है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट नहीं किया जाता, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट नहीं किया जाता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से होश संभाले राहुल गांधी, तब से पूरी भारत का भ्रमण और भारत की पूरी भारत जवाब जानना चाहते हैं। एक शब्द का आप ही क्या लेने दीजिए मुझे, एक मिनट क्या लेने। राहुल गांधी जी उन्होंने कहा कि भारत में आज वो काम करने की बात है, इस देश की जितनी बड़ी तरक्की आज कांग्रेस के रिजिम में हुई, आज हम विशाल भारत पूरी दुनिया के पैमाने पर खड़े हैं, ये सिर्फ कांग्रेस की वजह से। और कांग्रेस काम करती है, कांग्रेस बातों में विश्वास नहीं करती है। अनर्गल राहुल जी की भाषण को अनर्गल घुमा करके और इधर से उधर बहकाने की बात की जाती है। शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए कि हुनहार नेता है, हुनहार नेता है, और 1 घंटे की स्पीच देते हैं। उस स्पीच के बाद ये कहा जाता है कि वो अपरिपक्व है, कंफ्यूज है, नाबालिग है। नहीं, ये तो देखिए अपनी अपनी नजरिया है। राजनीति आती नहीं, चलने आता नहीं, आंगन टेढ़ा नाचने आता नहीं, आंगन टेढ़ा। आज नई नई सोच होकर के राजनीतिक तो है ही नहीं। राजनीतिक बात करना चाहिए कि राहुल जी अकबर 11 साल में राजा बने थे और जन्म उम्र का सवाल नहीं है। राहुल जी उस परिवार से हैं, उस खानदान से हैं जिसकी खानदान ने पूरी इस देश के लिए शहादत दिया, होम दिया, और किसी राजनीतिक पार्टी के लोगों ने नहीं दिया, खून नहीं बहाया, माँ बाप नहीं तो कहीं भी नहीं गए। बीजेपी के लोगों ने तो कहीं कुर्बानी दिया ही नहीं। जो मौके की बात, जो मौके का विषय है आज हमारी कांग्रेस के चर्चा करने का अर्थ ही है कि इसका मतलब है कि आप जो कुछ कह रहे हैं उसमें दम नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि आज 1 घंटे का जो भाषण हुआ है, क्या दम है, कांग्रेस क्या बातें कही, क्या दुआओं की बात कही, क्या उन्होंने शिक्षा की बात कही, उद्योग की बात की, उन्होंने किसानों की बात की, सारी बात की। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि बहुत साफ है कि 1 घंटा किसी पार्टी का नेता बोले, उनके लीडरान टीवी पर कुछ बोल ना पाए, तो इसका मतलब ये साफ है कि वो कुछ उसमें खास नहीं था। एक बड़ी बात जो पूरी स्पीच में मैंने नोटिस की, और वो ये थी कि उन्होंने कहा कि अकेले मनमोहन सिंह, अकेला मैं,
और अकेला कोई भी, बिल्कुल, और उनका निशाना सीधा कहीं जाकर के मोदी जी को उस पूरे परिप्रेक्ष्य में काउंटर करने का था। मुझे लगता है कि शायद लीडरशिप क्वालिटी के उस एक दमखम को, आपको जल्दी है तो मैं रुक जाता हूँ, शायद आप पहले यहाँ पर एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मजबूरी है ब्रेक की, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं और इसी मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सुनो। हमने केबल टीवी का सेट टॉप बॉक्स लगवाया और दिल डिजिटल हो गया। फैंटास्टिक पिक्चर क्वालिटी, सैकड़ों चैनलों में से अपनी पसंद के चैनल चुने, रेट कार्ड के हिसाब से पेमेंट करें। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। 31 मार्च के बाद 15 राज्यों के 38 शहरों में बिना सेटअप बॉक्स के कोई भी केबल टीवी नहीं देख पाएगा। लाखों परिवारों ने सेट टॉप बॉक्स लगवाया, अब आपका नंबर आया। सेट टॉप बॉक्स लगवाएं, डिजिटल हो जाएं। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। विकास की झड़ी लगी, विकास की झड़ी, हुड्डा ने लगा दी है विकास की झड़ी। भूपेंद्र सिंह ने जन जन का कल्याण किया, आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। आधुनिक हरियाणा का निर्माण किया। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति रेस में 14वें नंबर पे था हिंदुस्तान में 2005 में, आज हिंदुस्तान में वो नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पर है। गेहूं की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। सरसों की उत्पादकता में नंबर 1 पर है। दूध उत्पादन में बहुत आगे बढ़ा, चाहे वो कृषि का क्षेत्र है, चाहे औद्योगिक क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का मामला है, हर क्षेत्र में हरियाणा ने विकास किया। पेश है जादू। पापा जादूगर से बोलिए ना कि केबल के सिग्नल्स को ठीक कर दे। आ गया और देता हूँ एक आवश्यक सूचना तुम्हें और तुम्हारे केबल ऑपरेटर को। जी हाँ, सरकार ने डिजिटाइजेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है और 31 मार्च 2013 से इन 15 राज्यों के 38 शहरों में ये प्रक्रिया लागू हो रही है। इसलिए सेट टॉप बॉक्स लगाना हो गया है अनिवार्य। सेट टॉप बॉक्स से मिलेंगे डिजिटल सिग्नल्स, जिससे सभी चैनल्स की क्वालिटी होगी बेहतरीन। इसलिए आज ही अपने केबल ऑपरेटर को बुलाओ और सेट टॉप बॉक्स लगवाओ। डिजिटाइजेशन अपनाओ, ढेरों फायदे पाओ। बिजली समस्या के बारे में हुड्डा ने किया विचार। 40 साल में लगा न पाई जो पिछली सरकार। हुड्डा ने लगा दिया थर्मल अपने कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4 कार्यकाल में 4 रे भैया, थर्मल लगा दिए 4। बिजली किसी भी प्रदेश के विकास की धुरी है। जहां तक प्रदेश में बिजली उत्पादन का सवाल है, वर्ष 1966 से लेकर फरवरी 2005 तक 40 वर्षों के दौरान हरियाणा में बिजली का उत्पादन सिर्फ 1587 मेगावाट ही था। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मार्च 2005 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालते ही प्रदेश में लगभग 5000 मेगावाट बिजली और पैदा करने का लक्ष्य रखा और इस पर तेजी से काम शुरू किया। प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली उत्पादन में अतिरिक्त बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 600 मेगावाट यमुनानगर में, 1200 मेगावाट खेदड़ हिसार में, 1500 मेगावाट झाड़ली में और 1320 मेगावाट खानपुर में शामिल है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जुलाई 1999 से फरवरी 2005 तक बिजली उत्पादन में केवल 724.4 मेगावाट की वृद्धि हुई थी।
जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक 3712.8 मेगावाट बिजली का उत्पादन करके 3 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में इसके अतिरिक्त 250 मेगावाट बिजली अक्षय ऊर्जा से भी मिलेगी। अब हरियाणा में बिजली का कुल उत्पादन 5300 मेगावाट हो गया है। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात राहुल गांधी की हो रही है, उनके नुस्खों की हो रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से जिस अंदाज में राहुल गांधी ने बोला, कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं, खासतौर पर जो उनकी पार्टी के नेता हैं। लेकिन अगर दूसरी पार्टियों की बात करें, दूसरे नेताओं की बात करें, तो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपरिपक्व है, राहुल गांधी कंफ्यूज हैं, राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, बोलने से पहले शायद राहुल गांधी सोचते नहीं। इस तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल फजल मलिक साहब हमारे साथ हैं। मलिक साहब से जानते हैं, मलिक साहब अभी तक जो चर्चा चली है, बिल्कुल चलिए मलिक साहब के पास आने से पहले विजेंद्र साहब कुछ बोल रहे थे, जी बोलिए। नेहा देखिए, आज राहुल ने अपने भाषण में बोला कि एक आदमी देश नहीं बदल सकता जी। और उनकी बात का जो अगर अर्थ लगाया जाए, पूरी बात अगर सुनने के बाद, तो लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी का भय जी वो सिर चढ़कर बोल रहा है। और उस भय में ये साफ रूप से नजर आ रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस और राहुल गांधी बैकफुट पर गए और प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ तय नहीं है, मैं कोई जरूरी नहीं है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं चाहता, कुल मिलाकर के आज की स्पीच में से भी वो डर साफ रूप से नजर आया। नेतृत्व एक व्यक्ति नहीं होता, नेतृत्व होता लीडरशिप। बिल्कुल। और लीडरशिप जो है वो एक प्रकार से दिशा और डिटर्मिनेशन और एक फर्म जिसको कहा जा सकता है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ भरी हुई लीडरशिप जो है वो देश को कहीं का कहीं 21वीं सदी में कहीं का कहीं ले जा सकता है, विश्व एक वर्ल्ड पावर बना सकता है देश को। तो सवाल ये है कि जब आपके जज्बात और जज्बे में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है बिल्कुल कि आप देश को बना सकते हैं, बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, 100 करोड़ लोग, 120 करोड़ की जनसंख्या है देश की, वो अपने नेतृत्व को, अपने लीडरशिप को, अगर कॉन्फिडेंट लीडरशिप है तो उसको फॉलो करने के लिए, यानी कि सोच का अगर जज्बा हो, सोच को पूरा करने का जज्बा हो, तो जरूर वो सपने पूरे होते हैं। ये बात समझने की राहुल गांधी को जरूरत है। वशिष्ठ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। वशिष्ठ साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर हम बिहार की बात करें, राहुल गांधी कहते हैं कि अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बिहार की बात करें, नीतीश कुमार की सरकार की बात करें, काफी कुछ परिवर्तन आया बिहार में और वो करके दिखाया नीतीश कुमार ने। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ये समझने की जरूरत है कि बहुत ऐसे राज्य हैं, चाहे हम बात गुजरात की करें, चाहे हम बात बिहार की करें, जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया वो लाया गया है। अगर आपकी सोच मजबूत होती है तो वह परिवर्तन आता है। कहीं ना कहीं इन बातों को सच साबित करके दिखाया गया है, दिखाया इन राज्यों ने। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वक्ता को और बोलने वाले को स्पष्ट होना चाहिए जी कि उसका दृष्टिकोण क्या है, बिल्कुल वो कहना क्या चाहता है। अब देखिए, इस डिबेट को राष्ट्रीय स्तर का रूप देने का प्रयास किया गया है कि राहुल गांधी चूंकि एक पार्टी के नेता हैं जी, और उन्होंने कुछ भी कह दिया उस पर लोग बहस करें। देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री का पद देश के लिए तो महत्वपूर्ण है जी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कोई प्रधानमंत्री का सपना देखता है जी, या यदि किसी नेता की बात होती जी, तो उसकी नीति क्या है, वो किस ढंग से देश को ले चलना चाहता है जी, वो किस दिशा में बढ़ना चाहता जी, वह समस्याओं को किस रूप में देखता है। जी, जितना इन्होंने भाषण दिया है, समस्याओं की चर्चा कर दिया जी, आज समस्याओं की चर्चा करने में भी अपने को उलझा देने का प्रयास किया जी। अब देखिए, इस देश में एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, लगता है कि इतिहास की जानकारी नहीं है जी। इस देश में एक लोकशाही की, राजशाही की बात आज से नहीं कही गई है। बिल्कुल। कांग्रेस दावा करती है कि महात्मा गांधी के
का आश्रय हम लोगों को मिला था और हमारे पार्टी का नेतृत्व भी, और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे बहुत से लोग गए थे। महात्मा गांधी ने आम आदमी की वकालत बराबर की। महात्मा गांधी ने गांव की बात की। महात्मा गांधी ने दलित और सबसे अंतिम व्यक्ति की बात की जी। और उसको कांग्रेस पार्टी नहीं समझती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि महात्मा गांधी जो कि आदर्श रहे हैं सभी के, महात्मा गांधी जो आदर्श है कांग्रेस के, उन्हीं को भूल गए। यहाँ पर राहुल गांधी उन्हीं का जिक्र नहीं किया। मलिक साहब, अब आपके पास। मलिक साहब, जिस तरीके से चर्चा वहीं घूम रही है कि बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर रहे, क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी अब जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बार फिर से हमें मौका दीजिए, एक बार फिर से हमें समय दीजिए, हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, वक्त दिया जाए तो हो सकता है। कहीं ये मैसेज देने की कोशिश तो राहुल गांधी नहीं करे जनता को? नहीं, पूरी देखिए अभी जो बातचीत चल रही है इसमें 2-3 बातें उभर के सामने आई नेहा जी। एक तो प्रोजेक्शन की बात वशिष्ठ दा ने कही। वशिष्ठ नारायण सिंह बहुत वरिष्ठ नेता, जेडीयू के बिहार के अध्यक्ष भी हैं, वो भी अपने नेता को प्रोजेक्ट करते हैं, तो प्रोजेक्शन मुझे लगता है कि कोई गलत चीज नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनकी पूरी पार्टी अगर कर रही है, कहीं मोदी वर्सेज अगर नीतीश है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर राहुल गांधी को ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो ये भी गलत नहीं। उन्होंने कहा है कि आज एक दिशाहीन हो गई है राजनीति, ये राहुल गांधी को लेके, कांग्रेस को लेके। मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति आज दिशाहीन हो गई। आप नीतीश जी के अलावा आप जेडीयू में सोचिए, जो नीतीश जी कह देते वही होता है। भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति वही है, वहाँ कई खेमे बटे हुए हैं। आप देख लीजिए, मोदी बनाम फलां 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 बनाम फलां। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज जो है कि एक आदमी क्या नहीं कर सकता। वशिष्ठ दा की बात से मैं यहाँ सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि राहुल जी को इतिहास की जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। शेरशाह यहाँ एक शासक हुआ था, सिर्फ 5 साल उसे मौका मिला था और उसे इस देश में एक ग्रैंड ट्रैंक रोड जो बना दी थी और जिस तरह से हरकारों की जो व्यवस्था कर दी थी, उसने एक बड़ा परिवर्तन लाया था। तो एक इच्छा शक्ति की कमी, आज यहाँ 5 साल किसी योजना के को खोजने तलाशने में लग जाते हैं, लेकिन उसने 5 साल में इस देश में इतना बड़ा बदलाव लाया था, एक ऐसी रोड बना दी थी जो आज बनाना असंभव है। तो इच्छा शक्ति की कमी की वजह से राहुल गांधी को इन चीजों को भूलना नहीं। एक आदमी अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। हाँ, कलेक्टिव चीजें हो तो और भी बेहतर है। बिल्कुल, इच्छा शक्ति की कमी है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। क्या कहेंगे पुरी साहब? जी देखिए, मलिक साहब ने कोट सिरसा सूरी की बात कही, ग्रैंड ट्रैंक रोड की बात कही, तब उसी देश की आबादी 25 लाख 28 लाख से भी नीचे। पुरी साहब, यहाँ मैं आपको एक मिनट में बात उस वक्त जो इंतजामात थे, जो जितनी तकनीक नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस तब यहाँ के लोगों को खाने के दाने नहीं होते थे, पहनने के वस्त्र नहीं होते थे, तब शायद उतने घोटाले नहीं होते थे। सुन लीजिए, बात यही है। देखिए, आज देश की, तब हम विकासशील देश में नहीं थे, हमारी बड़ी गरीबी अवस्था थी भारत की, हमारे यहाँ एजुकेशन नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। इवन 62 की जब वार हुआ, हमारे सैनिकों को लड़ने के लिए गोली का टोटा नहीं होता था, हमारे जवान कुंदा पलट कर लड़ते थे। तब का ये तस्वीर, उससे पहले की बात तब ऐसे हालात में करके दिखाया। मैं क्या कह रहा, कांग्रेस ने आप सर मलिक साहब, एक मिनट मलिक साहब मुझे कहने दीजिए। आज मलिक साहब ने बात और कही, राजनीति नहीं है। एक बात आपको मुझे कहने दीजिए। हाँ, बोलिए। अभी मलिक साहब ने एक बात कही, राजनीतिक दिवालियापन की। आज राजनीति दिवालियापन नहीं हो गई, राजनीतिक नेताओं का मानसिक दिवालियापन हो गया। इसलिए जब भी राहुल जी बोलते हैं मोदी से जोड़ा जाता है, यहाँ कहीं भी राहुल जी ने मोदी से नहीं जोड़ा। राहुल जी ने बेबाकी से देश की तस्वीर रखी और विकास की बात करने की राहुल जी ने बात कही। मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी राहुल नहीं मोदी के साथ जोड़ा। आज जो बात कही उन्होंने कहा, मुझे कह लेना जी, आपके सवाल का जवाब दे दीजिए। बोलिए अग्निमा जी। मैं ये कह रही हूँ कि राहुल ने खुद मोदी पे नाम नहीं लिया, लेकिन मोदी की तरफ पूरा इशारा रहा उनका, तो खुद राहुल मोदी को स्वीकार कर रहे हैं। इशारा देखिए, हमें बहुत टीवी पर सुना। अग्निमा सुन लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरा देश कह रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बड़ी दिवालियापन मानसिकता हो गई राजनीतिक लोगों का कि आज पूरे भारत का, हमारे
हमारे वो पदाधिकारी हैं, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, भारत की तस्वीर है कि हम यूपीए 1 चलाए, यूपीए 2 चला रहे हैं, आगे भविष्य में यूपीए 3 भी हम बनाएंगे। इसी को इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी की बात आती है तो नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़ा जाता है, जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी को क्यों जोड़ते हैं? जी मुझे कल मलिक साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि वशिष्ठ नारायण जी वहां के अध्यक्ष हैं और उन्होंने भी नीतीश जी को प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री के लिए किया। हर नेता, हमारे कहीं भी कांग्रेस के किसी नेता ने, हम सेकुलरिज्म को जानते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की क्या हित होता है, क्या हित होता है, आप ये बताइए कि जनार्दन द्विवेदी ये क्यों कहते हैं कि यही जोड़ी जो सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की आगे चलेगी आने वाले समय में, कहीं ना कहीं राहुल में कुछ ना कुछ एक हमारी संगठन है, एक सरकार है, मनमोहन सिंह सरकार के चीफ है, राहुल गांधी और संगठन की सोनिया जी है, हमारी कमी देख रहे हैं ना, राहुल में कमी देख रहे हैं। अभी आपने जयपुर में बहुत कहा था कि पूरा सब कुछ राहुल संभालेंगे, अब आप फिर वहीं पे दोबारा से सोनिया गांधी और मनमोहन सभी लोग सब आते हैं। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राहुल जी। कंफ्यूज, बिल्कुल कंफ्यूज है। आप एक तरफ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी है, उनके कार्यकाल की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं, दिग्विजय सिंह कुछ और कहते हैं, जनार्दन द्विवेदी कुछ और कहते हैं। राहुल गांधी जी खुद वो विरोध करते हैं, राहुल जी खुद विरोध करते हैं कि प्रधानमंत्री, यही तो कह रहे कि कॉन्फ्रेंस जिम्मेदारी हमारे यहाँ सांसद चुनते हैं, राहुल गांधी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाह रहे? पुरी जी आप ये बताइए, फिर प्रधानमंत्री चुना जाता है। पुरी जी आप ये बताइए, राहुल गांधी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहते? गांधी परिवार से बाहर तो आप सक्षम है, वो सक्षम है। आज तक गांधी परिवार ने दिया देश को, आज तक गांधी परिवार ने देश को बढ़ाया, तरक्की लाया, आज विश्व शक्ति बना हुआ है। और एक मिनट नेहा जी, आज जो बात रही थी दिल्ली की सरकार की, आज हम 15 साल से यहाँ दिल्ली में हम अपनी सरकार चला रहे हैं और विश्व स्तरीय शहर बनाए हुए हैं और यहाँ फ्लाईओवर का जाल है और यहाँ मेट्रो का जाल है। तो जो मोदी जी की बात आ रही है, मैं एक बात कह रहा हूँ, इसलिए इन सब चीजों को मत हम नहीं छोड़ते हैं। देखिए राजनीतिक, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जी राहुल जी का नाम मोदी से जोड़ रही है, के साथ एक स्याह पन्ना भी जुड़ा हुआ है। जावड़ेकर जी का मैंने सुना था, अनर्गल भी है, शीला जी राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी को भय है और सभी राजनीतिकों को राहुल गांधी के नाम से भय है, इसलिए उनकी मानसिकता। पुरी साहब, ये आपका बड़प्पन है कि आप इस सिक्के के एक पहलू को तो दिखाने की कोशिश करें, लेकिन जो दूसरा पहलू जो इस सरकार के साथ जुड़ा हुआ है, घोटाले जुड़े हुए हैं, महंगाई जुड़ी हुई है, तमाम सारी चीजें जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से विश्व बाजार है। देखिए महंगाई का कारण है, सुनिए महंगाई का कारण है तेल, बढ़ती हुई आबादी। घोटाले का क्या कारण? हमारे यहाँ महंगाई नहीं है, आज भी दुनिया के देशों से सब चीज हमारे यहाँ, और हमारी सरकार बेहतर व्यवस्था करने जा रही है। अभी देखिए, अभी हम सभी को दिल्ली के अंदर मेट्रो सिटी में बीपीएल के लोगों को हम उनको क्या दे रहे हैं, क्या सुविधा रहे, फूड सिक्योरिटी बिल लाए, किसानों का कर्जा माफ किए, एजुकेशन का। वशिष्ठ साहब भी हमारे साथ है, तमाम सरकारें उन्होंने देखी, तमाम पार्टियों को उन्होंने देखा। क्या वाकई में आपको लगता है जो दावा यहाँ पर कर रहे हैं पुरी साहब, उन दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ी है कि आज राहुल जी ने भाषण दिया है और आपने राजनीतिक परिधि में इसकी चर्चा प्रारंभ किया है आपके चैनल में। देखिए, सबसे देश के सामने महत्वपूर्ण सवाल है वो नीति और नेतृत्व का। अब आज देश के सामने एक चुनौती हो गई है कि नीति किस ढंग की इस देश में बने, कहीं कि जिस नीति के आधार पर देश चल रहा है, देश बदहाली की ओर गया, देश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा है, सामाजिक गैर बराबरी है, आर्थिक स्रोत देश के कमजोर होते जा रहे हैं, युवाओं में असंतोष है, क्षेत्रीय असंतोष बढ़ रहा है। जवाब इसका चाहिए नीति मूलक परिवर्तन, आज देश की राजनीति की जरूरत है। और मैं तो मैडम कहूंगा, अभी देश के नेतृत्व, देश के राजनीति के सामने सबसे बड़ा सवाल है नीति का वैकल्पिक व्यवस्था और नेतृत्व का वैकल्पिक रूप। देश की राजनीति आज इसी की मांग कर रही है। बिल्कुल। वशिष्ठ दा देखिए, देखा है, आप नीतियों की बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात लग रही है, लेकिन वशिष्ठ दा
आप भी, नीतीश कुमार जी भी कांग्रेस के साथ गलबहियां करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बार बार दोनों एक दूसरे को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं उन नीतियों, कुछ मुद्दों पर आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं कई बार। तो खासकर राष्ट्रपति के चुनाव में आपने एनडीए का साथ छोड़ दिया। आप जिस पार्टी, और आप चूंकि आपका संयोजक उस पार्टी के साथ था, तो कुछ नीतियों को साथ तो आप अपने जो मैं स्पष्ट कर दूं, मैं आपको अपनी बात स्पष्ट कर दूं जी। और दूसरे डायरेक्शन में आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि मत लाइए जाइए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी यह होती कि असहमति के बिंदुओं पर भी सहमत होकर के आदमी जाता है। जी। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहलू और सबसे इसकी खूबसूरती और सबसे इसका ताज यही है, बहस करो, यदि किसी बिंदु पर तुम्हारी असहमति होती है इस पर भी एग्री करके तुम जाओ कि हम असहमत होकर के जा रहे हैं, लेकिन वक्त आएगा तो हम सहमति के बिंदुओं को भी तलाशने का प्रयास करें। नहीं, लेकिन मेरा कहना, लेकिन सवाल ये है कि ये आखिर आज की इस चर्चा का निचोड़ क्या है? इस चर्चा का निचोड़ ये है कि इस देश को कौन सी पार्टी नेतृत्व दे सकती है और किसके पास नेता उपलब्ध है। आज बहुत बड़ा क्राइसिस है देश के सामने, और ये 9 साल हमने महसूस किया है कि देश के पहला प्रधानमंत्री ऐसे रहे मनमोहन सिंह, जिनको देश के नेता के रूप में नहीं जाना गया। ऐसा लगता था जैसे वो कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, वो एक नेता के, एक ब्यूरोक्रेट नेता के रूप में, नेता के मुखौटे के रूप में पेश किया गया, और जिसकी सिर्फ और सिर्फ जवाबदेही और कमिटमेंट और एक जिसको कहते हैं अप्रोच 10 जनपद से जुड़ी हुई है, और एक सुपर प्राइम मिनिस्टर के रूप में 10 जनपद जो है हमेशा देश के सामने रहा है। ये जो पूरा 10 वर्ष का कार्यकाल है, लोग अब इस क्राइसिस को महसूस कर रहे हैं। इस देश में मनमोहन सिंह जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री हुआ है वो देश का नेता हुआ है, वो लोगों के हृदय पर राज करने वाला व्यक्ति हुआ है। चाहे नेहरू जी रहे हो, चाहे इंदिरा जी रही हो, चाहे वाजपेयी जी रहे हो, ये सब लोग नेता हैं। लेकिन आज जो लोगों ने महसूस किया है कि 10 वर्ष से मानो देश लीडरशिप लेस, जिसको कहते हैं नेतृत्व विहीन देश है ये, और आज लोगों को नेता की जरूरत है। लेकिन आज राहुल जी के भाषण ने उस उम्मीद को फिर लोगों के सामने नेता कुछ नहीं है, एक नेता नहीं हो सकता, और वो जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है, वो साफ रूप से उनके भाषण में नजर आया है। इमैच्योरिटी जिसका एक लेवल उनके ऊपर आज देश में लग गया है। लेकिन सत्ता के जिन केंद्रों की बात की आपने, सत्ता के जिन 2 केंद्रों की बात की प्रधान जी, सत्ता के जिन 2 केंद्रों की आपने बात की है, ठीक है कि मान लिया कि अगर सत्ता का केंद्र एक 10 जनपद से चलता है, तो एनडीए के शासन में सत्ता का एक केंद्र नागपुर से भी चलता था। इस तथ्य को भी नहीं झुठलाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी विजेंद्र जी आप कह रहे हैं कि नागपुर वाला चल नहीं पाया, तभी तो हरा दिया। नहीं, वो चूंकि सत्ता का केंद्र है, 2 केंद्र की जब आपने बात की, नहीं, सत्ता के 2 केंद्र की बात आपने कही, मुझे मौका दीजिए, छोड़िए, मैं अनगिनत बातों में मैं एक बात अभी विजेंद्र जी ने कहा कि 9 साल से गवर्नमेंट तो मजबूरी है। नहीं सुनिए, क्योंकि इनको तो बेचारों की नौकरी नहीं, हम लोग कांग्रेस में एक बड़ा भारी चक्कर है कि जो भी नेता बोलता है अपने उम्र का ख्याल रखे बगैर मुझे बच्चों को, छोटे लोगों के पैरों में गिरने को और उनकी चमचागिरी में सारा वो चलता है मामला, वो भी बड़ा बुरा कांग्रेस में तो चाटुकारिता 80, 85 साल के बड़े बड़े नेता जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो इस तरह आपको बहुत कुछ बोलने को देंगे जी। जी बोलिए पुलिस साहब। हाँ बोलने दीजिए, सच्चाई का मतलब सुनना चाहिए। देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीति की बात कही थी, और भारतीय जनता पार्टी में जो चुनाव लड़ने जाती है जो पार्टी, और जनता जिसको वोट करती है, अब बहुमत से सरकार बनाती है। अभी जो हमारे ये पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र जी ने जो बात, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, समझदार भी हैं, और इतनी अज्ञानता की लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी कि यूपीए 1 में हम गए ज्वाइंट होकर के जनता से वोट मांगे, और बखूबी बहुत बढ़िया सरकार हमने चलाई। और जिस प्रधानमंत्री की बात करते हैं वो दुनिया का माना हुआ अर्थशास्त्री, मतलब नोटंकी नहीं करना है, घोटाले नहीं करना। सुन लीजिए, अग्निमा मुझे कहने दीजिए, फिर हम जनता के पास गए, जनता ने दूसरी बार
सुन लीजिए, सच्चाई से क्यों नकार रहे हैं? लीजिए, जनता ने दूसरी बार हमें मौका दिया, फिर यूपीए 2 की हम सरकार बनाए और आज 9 साल हमने बहुत बखूबी सरकार चलाई है और 15 साल से ये लोग बाहर हैं, दिल्ली में भी। दिल्ली में भी हम 15 साल से हैट्रिक बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी राहुल जी बोलते हैं तो नरेंद्र मोदी के नाम जोड़ा जाता है, जबकि कहीं भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया गया, ना उनकी तुलना है। राहुल जी राष्ट्रीय नेता हैं, नरेंद्र मोदी एक स्टेट के नेता हैं, अभी एक स्टेट से बाहर नहीं निकले, जिस दिन बाहर निकलेंगे हम कुछ समझते ही नहीं। अभी वो स्टेट में तो डर रहे हो आप, जिस दिन वो बाहर आ जाएंगे उस दिन क्या हाल होगा आपका? जो आपके नेता हमारे वो हम देते हैं। पुरी साहब आपकी कोई भी मजबूरी हो, आपकी कोई भी मजबूरी हो, राहुल गांधी पूरी कांग्रेस नरेंद्र मोदी से डर रही है और नरेंद्र मोदी जिस दिन पूरे जनता को पाली आ गए, पूरी तरह से सामने आ गए और पूरी तरह से देश को समर्पित हो गए, उस दिन देखिए कांग्रेस का क्या हाल होगा। बनाती है वहाँ एक किसान पर भी इम्प्लीमेंट करती है, एक आम गरीब आदमी पर इम्प्लीमेंट करती है। राहुल गांधी एक झोपड़ी में जाते हैं, इनका कोई भी बड़ा नेता किसी झोपड़ी में नहीं जाता। राहुल गांधी झोपड़ी में जाते हैं, बिल्कुल। अब बोले बहुत कुछ बोला आपने, बहुत कुछ बोला है और बोलने के लिए बहुत सवाल अब आपने खड़े किए। अब आप सुनिए, आप पुलिस साहब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी दलित के घर में जाते हैं, गरीबों के पास जाते हैं, दिल्ली में गैंग रेप होता है, दिल्ली में गैंग रेप होता है, राहुल गांधी नजर नहीं आते। लोकपाल बिल की बात की जाती है, राहुल गांधी नजर नहीं आते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक नाम नेता है, राहुल गांधी आप कह रहे हैं राहुल गांधी, पहले पुलिस साहब बात सुनिए। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी से क्यों जोड़ा जाता है? राहुल गांधी जब बोलते हैं तो उन्हें अपरिपक्व कहा जाता है, कंफ्यूज कहा जाता है। नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो अनुभवहीन नहीं कहा जाता, अनुभवहीन नहीं कहा जाता। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, हम बात कर रहे हैं सच्चाई की। शिक्षा है उनके बिल्कुल, हम यही बात कर रहे हैं सच्चाई की, हम यही बात कर रहे हैं सच्चाई की। आज बचपन से राजनीति में है और परिपक्वता की कोई सर्टिफिकेट भारतीय राहुल गांधी किसी भी तरह से मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। मोदी कुछ है ही नहीं, मोदी डेमोक्रेसी का राष्ट्रीय नेता है। नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी का लोकपाल ला करके नरेंद्र मोदी सही परिभाषा मोदी का सोच पूरी भारत की जनता ने देख लिया जमीन से कितना डिक्टेटर है, परिवार में जन्म लेकर के और यहाँ तक पहुंचे हैं और उससे आज गांधी परिवार डर रहा है, मुझसे डर रहा है, हम लोग व्यक्ति से डर रहा है जो आम आदमी की आवाज आम आदमी के बीच में कांग्रेस सत्ता के गलियारे में और सत्ता के दरवाजे हिल गए, घबरा रहे हैं। अरे भाषण में उनके अपने भाषण में राहुल ने डर दिखाया मोदी से। मोदी जिस दिन दिल्ली में आएंगे उस दिन राहुल गांधी मुझे लगता है घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कुर्बानी नहीं दी है जो आज इतना डर गए वो। नहीं कांग्रेस का भी मुझे लगता है कि निहाल इस पूरे मामले में मोदी बनाम राहुल को करना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी मोदी बनाम राहुल हो भी नहीं बर्जन जी माफ करेंगे, मुझे आप सुनने का मात्रा भी रखिए। दिक्कत ये है कि आप भाजपा वाले सुनते नहीं, कांग्रेस वाले सुनते हैं दोनों। मलिक साहब आप कहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे भाषण में आप अगर राहुल की बात ठीक है, उन्होंने युवाओं को एड्रेस किया, लेकिन जब एड्रेस करने का समय होता है वो गायब रहते हैं सीन से। लेकिन मोदी से डर अगर कांग्रेस को है तो कांग्रेस से भी डर राहुल को है। दोनों एक दूसरी पार्टियां, आप राजनीति में दोनों को एक दूसरे का डर होगा, दोनों चुनाव में जाते हैं। इसलिए ये कहना कि उनको कांग्रेस को डर है और मोदी बहुत डेमोक्रेटिक लीडर है, जमीन से लीडर। कल कैग की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उद्योगपतियों की मदद मांगे। नहीं, मेरी बात खत्म होने दीजिए। एक ईमानदार मलिक साहब एक साफ छवि के नेता है और उन्होंने उनके दामन पे जितना बड़ा दाग लगा है बैजन जी, उनके दामन पे जितना बड़ा दाग लगा अभी उसको धोने में उनको और भाजपा को अरसा लग जाएगा। हुआ दिल्ली में वो कितना बड़ा दाग है, वो भी है दाग, वो भी दाग है। दंगे हो रहे हैं गुजरात, लेकिन आप एक दंगा को लेकिन आप एक दंगा को दूसरे दंगा से जस्टिफाई नहीं कर सकते। माइनॉरिटी अगर आप एक दंगा को दूसरे दंगा से जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो वो गुजरात है, वहाँ की माइनॉरिटी खुद कहती है कि हम जितने सुरक्षित गुजरात में हैं वहाँ माइनॉरिटी को वजीफा नहीं देते, टिकट नहीं देते। वहाँ पर पूरी तरह से गुजरात की माइनॉरिटी मोदी जी को वोट कर रही है। आप बाहर बैठे उनको दोष दे रहे। एक मिनट, अगर वोट पैमाना है, अगर वोट पैमाना है तो वीरभद्र सिंह को भी आपको भ्रष्टाचारी नहीं कहना होगा, क्योंकि वीरभद्र सिंह को
की जनता ने हमारा इतना कहना है, वोट पैमाना नहीं, हमारा इतना कहना है कि मोदी जी को अकलियत ने, गुजरात की अकलियत ने चलिए बिल्कुल मोहर लगाई है नगर निगम के चुनावों में और विधानसभा में बहलाने को गालिब कुएं के आदमी को सागर कैसे बनाया जा सकता है? स्टेट एक कुआं है, सागर है। राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है, मोदी एक स्टेट के नेता है। आप इस देश और सागर की बात चलिए तो आपको विकास के मॉडल को लाना पड़ेगा। और जो लोग देश को बांटते मॉडल का क्या होगा? बेसिस पर चाहते हैं देश बटा रहे और शिवराज चौहान का मॉडल बिल्कुल मलिक साहब, कांग्रेस के लिहाज से राहुल गांधी बेस्ट हैं, बीजेपी के लिहाज से नरेंद्र मोदी बेस्ट है। एक आखिरी सवाल हम वशिष्ठ साहब से लेंगे। वशिष्ठ साहब, आपको ही लगता है कि इस चर्चा के बाद ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब ये लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल बनकर रह गई है? सर, मैं इसको मानता ही नहीं हूं जी। मैडम, सबसे महत्वपूर्ण था कि आज के उनके भाषण में कौन सा विजन दिखाई पड़ा जी, कौन सा दृष्टिकोण दिखाई पड़ा, क्या देश के लिए वैकल्पिक राह उन्होंने सुझाने का प्रयास किया है? क्या सोच अलग ढंग की हुई है जी? क्या जिस नाजुक दौर से गुजर रहा है उसके लिए कोई कड़ा और अच्छा सुझाव उन्होंने देने का काम किया? बिल्कुल बिल्कुल। इस बहस में हम लोग इस बहस में जाने का प्रयास यदि कर रहे हैं जी। देखिए, कांग्रेस को अपनी घोषित नारों पर पुनः विचार करना पड़ेगा जी, जिसके प्रवक्ता के रूप में आज इनको राहुल जी को देखा जा रहा है जी। कांग्रेस ने आम आदमी की बात किया था और कांग्रेस ने खास तबके के लिए राजनीति करके बिल्कुल और अपनी नीति बना करके देश को बड़ा नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल काम नीति किया। में परिवर्तन किया, बड़ी बड़ी बातें तो की थी लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया। अग्निमा जी, आखिरी सवाल, बहुत छोटा सवाल, इस सवाल का जवाब से जाना चाहेंगे, प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे? बिल्कुल वक्त की कमी है, शायद ये वजह है कि मुझसे जुड़ नहीं पाएंगे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम बात कहे थे राहुल गांधी की, उनके विजन की, लेकिन साथ ही साथ चर्चा अभी होने लगी कि ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरी जंग है, ये कह सकते हैं राहुल वर्सेस मोदी बन गई है। देखते हैं इसमें किसकी जीत होती है और कौन अपने आप को साबित करता है, लेकिन सवाल जनता का है और हम सभी चाहते हैं कि जनता का ही भला हो। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ न्यूज़ लाइन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।